हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाली हूँ। जितने भी लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 3.0 हो या 4.0 हो, आपको जितनी बातें मैं बताऊंगी उसमें आपका डेफिनेटली 3.0 में ही सिलेक्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि जितनी चीज़ें आपको करवाई जा रही है ना, अगर आप ईमानदारी से कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपकी परीक्षा में। तो चलिए, बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम सबका क्लियर हो गया होगा और उम्मीद है उसमें प्रश्न के आपने अच्छे आंसर दिए होंगे और आपका जो है क्वालिफाई बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और बीपीएससी टीआरई 3 में तो आप एग्ज़ाम दे ही रहे हैं और 4.0 में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो बता रही हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि इस समय जो आपकी तैयारी है वो ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर आपको अब समझ में आना चाहिए। जो आपके टॉपिक्स है वो कहाँ से लिए गए हैं, किस प्रकार के पैटर्न से प्रश्न बनाया जा रहा है, तो जो है आपको थोड़ा सा एनालिसिस वे में अपनी तैयारी को जारी रखना है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपको मैं करवाने क्या वाली हूँ, तो देखिए बीपीएससी जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिया था, प्रीलिम्स का 2023 वाला एग्ज़ाम जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है, उससे प्रश्न जो है एग्ज़ामिनर ज़रूर उठाएगा। और जब भी एग्ज़ामिनर प्रश्न बनाने बैठता है तो आपने देखा है इसका रिकॉर्ड बीपीएससी का, जो प्रीलिम्स से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा टीआरई 1 और 2 में देखने को मिले थे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचेगा कि पीसीएस लेवल के प्रश्न हैं तो आपके ये एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको ये करवाने वाली हूँ। इसके बाद जो है बीपीएससी टीआरई 1, ये 1 की बात कर रही हूँ। 1 to 5 में जितने भी आपके जनरल स्टडीज़ से प्रश्न आए थे, 9 to 10 में देखिए 6 to 8 का एग्ज़ाम नहीं हुआ था टीआरई 1 में, आप सभी को पता है। 11 और 12, ये तीनों से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, हर एक टॉपिक से आपको बताया जाएगा कि मिडिल से कितना आया, प्राचीन भारत का कितना आया, मध्यकालीन भारत से कितना आया और आधुनिक भारत से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। जितनी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, आप इसको ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद टीआरई 2 जो हुआ, इसमें आपका 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, इसमें आपको सारे ही देखने को मिलेंगे। अब देखिए, मैं आपको पहले ये पूरा दिखा देती हूँ, आप इसका देख सकते हैं। प्राचीन भारत से आपके इतने टॉपिक से ही मात्र प्रश्न बने हैं, तो आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है ये भी आपको देखना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं आप, प्राचीन भारत से बहुत कम प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है, बहुत ही कम प्रश्न है। लगभग इसमें 11 प्रश्न है, जो कि इसमें प्रीलिम्स के भी प्रश्न शामिल हैं। तो बहुत ही कम, ना के बराबर जो क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारत से देखने को मिला है। तो आपको बेकार में बहुत ज़्यादा पढ़ के बहुत ज़्यादा ध्यान अपना वहाँ पे नहीं देना है जहाँ पे चीज़ें आपके पूछे ही नहीं जाएंगी। तो मेहनत को सही जगह पे लगाना है। पहले से हुई चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करके उसके बाद आपको सही चीज़ें करनी है। मध्यकालीन में देखिए, आपका इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। बहुत कम प्रश्न आपके मध्यकालीन से भी लिए गए हैं, लगभग 7 से 8 प्रश्न ही आपके मध्यकालीन से पूछे गए हैं और उसमें भी प्रीलिम्स के प्रश्न शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टीआरई में आपके प्रश्न कितने ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें करवाऊंगी क्वेश्चन के साथ, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे देखिए, ये मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक से आपका प्रश्न जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टॉपिक से, 20 से भी ज़्यादा टॉपिक हैं जहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिले हैं। और मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। उसका आपको इसी चैनल में, इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट, ठीक है। वहाँ पे जाइए। अगर आपको देखने में या मिलने में असुविधा हो रही है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट डाल दूँगी, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे ही टॉपिक से आपके प्रश्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे आप ये सारे टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न था। इसके बाद आपको क्या है, पूरा भूगोल भी कराया जाएगा। भूगोल में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए आप ये देख सकते हैं। विश्व भूगोल में आपके प्रश्न पूछे गए बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो विश्व भूगोल आपको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सारा प्रश्न आपको यहाँ पे आंखों के सामने है, यहाँ पे एक भी प्रश्न बाहर का नहीं है, सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसको लगाना आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न जो है आगे भी देखने को मिलेंगे और आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस किस टॉपिक पे आपको
ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इस समय एक दिशा, एक बॉर्डर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप भटक जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या नहीं पढ़ना है इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से तैयारी तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत का आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उसका कारण यही है कि आप जो है सही दिशा में अपनी मेहनत को नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत कम मात्रा में जो है आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, ईवीएस से, पर्यावरण और पारिस्थिति से, और भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से बहुत कम प्रश्न देखने को मिला। इसमें ज़्यादातर प्रीलिम्स के ही प्रश्न हैं, तो ये सारे आप कर लेते हैं ना तो इनफ है आपका। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका बाहर आएगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपका हिस्ट्री आप इसका देखें तो क्वेश्चंस आपका किस तरह से पूछा जाता है आपको समझ में आएगा। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। विज्ञान, अब यहाँ पे हम साइंस की तरफ बढ़ गए हैं, सब कुछ कराया जाएगा, जितना भी जनरल स्टडीज़ में जितने पेपर होते हैं ना, सबसे प्रश्न है यहाँ पे आपको। तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं आपको। फिजिक्स से देखिए, केमिस्ट्री से बहुत कम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से है, ये भी आप ध्यान रखें, बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न है। कौन कौन सा टॉपिक है, बस इसी को आपको अच्छे से करना है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से भी प्रश्न आपके कुछ पूछे गए थे, वो भी आपको यहाँ पे समाहित किए गए हैं। कुछ सामान्य ज्ञान और थे, और कुछ जो है आपके करंट अफेयर्स थे, जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप जीके के तौर पे पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। इसके साथ ही साथ गणित और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के प्रश्न भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और ये जो है रीजनिंग और तर्क शक्ति, क्योंकि मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी तो इसका मैं आपको अलग से PDF दे दूँगी, तो इसको आप ज़रूर अपने से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग का तैयारी अगर आप इससे कर लेते हैं, इसको आपको टॉपिक समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपका टॉपिक पता होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं ना, जो आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं, बस उसको आप अच्छे से बढ़िया से आपको प्रिपेयर करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा करके आप फंस जाएंगे, इसलिए आपको इतना करना है जितना से आपका जो है सिलेक्शन आप बहुत अच्छे से कर पाए। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्रश्न होंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, बिहार लोक सेवा आयोग का 150 प्रश्न है, इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही सेट का, यानी कि आपसे प्रीलिम्स का पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए 69वां जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, ठीक है, तो उससे आपका 150 है। उसके बाद आपका टीचिंग एग्जाम्स है, जैसे कि TRE 1 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 में, 9 to 10 में, 11 to 12 में, टोटल आपके 240 इधर और यहाँ पे 80 प्रश्न। तो आपको पता है कि 40-40 मार्क्स का जो है आपका होता है प्रश्न। ठीक है, और 2 सेट में हुआ था, इसीलिए यहाँ पे 80 प्रश्न हो जाएंगे। और इसके बाद TRE 2 में जो आपके 1 to 5 में, 6 to 8 में हुआ था, 9 to 10 में हुआ था, 11 to 12 में हुआ था, तो ये टोटल हो गया। तो यहाँ पे कुल कितने प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वो है टोटल 910 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहले जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको तैयारी करनी होती है, वो होती है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए मैं आपके लिए आज ये क्लास लेके आई हूँ। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, अब सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ के प्रश्न यहाँ पे शुरू होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया है, साथ साथ इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो चाहे तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, वरना वीडियो को स्पीड बढ़ा के आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, जो सही तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी इस सारी चीज़ें आपके हाथ में है, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका जो है वो सैंधव सभ्यता से प्रश्न है, भारतीय प्राचीन इतिहास का। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, ये आपके TRE में पूछा भी नहीं गया है, तो बहुत कम आपका प्राचीन और मध्यकाल से पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करने को कह रही हूँ। अब कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो वो आपको इंपॉर्टेंट है, देख लेना चाहिए। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको देखने को इस बार मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो यहाँ पे जो है आयोग ने क्या माना है, बी माना है आयोग ने। ठीक है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, D, क्योंकि उस वक्त तक कोई भी जानकारी नहीं थी घोड़ा, बैल और हाथी से संबंधित। ठीक है, यही 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, तो इस 3 ऑप्शन से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे आपका फैक्ट क्या दिया हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा या हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है
प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुरकोटटा और कालीबंगन आदि स्थलों में घोड़े की मूर्तियां, हड्डियां और जबड़े के अवशेष मिल जाने के पश्चात यह निश्चित हो गया कि इस पशु से भी सैंधव लोग परिचित थे। तो जो आपका एनसीईआरटी फिर जो ये स्रोत है ये केसी श्रीवास्तव के बुक में पाया गया, और यहाँ पे आपका जो प्रश्न है बी आपका सही हुआ था, यानी कि हाथी घोड़ा जो है यहाँ पे घोड़ा से परिचित थे सैंधववासी, ये आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आपको फैक्ट यहाँ पे याद रखना है, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो इसको आप लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से प्रश्न है आपका क्या था, तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया। तो ये भी आपका प्रीलिम्स में पूछा गया है 2023 में, ये भी आपका टीचिंग एग्जाम में पूछा गया नहीं है। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही है। तो सभी को पता है राजगृह जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। कोई भी आप बौद्ध संतति जो आपकी हुई थी वो चारों आप उसको ज़रूर देख लीजिए, हो सकता है वहाँ से प्रश्न कुछ देखने को मिल जाए। कुछ ही ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरा आपको प्राचीन भारत लेके नहीं बैठना है, पूरा कब कहाँ कौन से अवशेष मिले पूरा रट लेंगे आप, लेकिन वो कोई फ़ायदा आपको उससे होने वाला नहीं है। तो समय कम है और सही चीज़ सेलेक्टिव चीज़ पढ़िए जहाँ से प्रश्न आपका आएगा और जहाँ से सिलेक्शन आप ले सकते हैं। अब देखिए इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये जान लेना कि इसके बारे में जो भी फैक्ट आपका यहाँ पे बताया गया, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाए। तो प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में इसकी राजधानी राजगीर यानी कि राजगृह थी, ठीक है। किंतु उदयन जब आता है इसका समय आप देख लीजिए, तो इन्होंने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर हस्तांतरित ट्रांसफर कर लिया था। अब देखिए शिशुनाग वंश जब आता है तो शिशुनाग जो है ये पाटलिपुत्र से राजधानी ट्रांसफ़र करके वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाता है। तो कैसे कैसे इसका पूरा हिस्ट्री होता है ये राजधानी का, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो फिर से जो पुनः इसको कालाशोक जो है ये पुनः पाटलिपुत्र जो है ट्रांसफ़र कर लेता है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया राजगृह जो है आपका सबसे पहला बना था वैदिक काल के दौरान, जो है मगध साम्राज्य की राजधानी कौन हो जाएगी, राजगृह हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये भी आपका देख सकते हैं आप बीपीएससी पीआरई प्रीलिम्स में आपका पूछा गया है 2023 में। ये क्या है, तो फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो क्या ये कथन आपका सही है, ये कथन आपका सही नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तो देखिए ये दोनों ही कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका उल्टा बोल दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप साथ साथ में देते चले ताकि आपकी जो तैयारी है वो आपको पता चलता रहे। ये देखिए प्रीवियस एक क्वेश्चन है, तो इसके आंसर तो आप कई बार देख चुके होंगे, एनालिसिस में देख चुके होंगे, तो इसका आंसर करना आपको बहुत ज़रूरी है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप इसमें सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। तो ये डी ऑप्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि फाहियान जो है वो आपका बौद्ध चीन यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो दोनों को आपको ध्यान में समझ के रखना है। उसने कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। किसने, यहाँ पे फाहियान की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे ह्वेनसांग की बात की जा रही है जो कि बौद्ध भिक्षु था, ठीक है, चीनी बौद्ध भिक्षु था। और देखिए यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए प्राचीन से प्रश्न आपका बीपीएससी बहुत कम पूछता है, जबकि प्रीलिम्स की बात की जाए यहाँ पे तो देखिए ये चौथा क्वेश्चन भी आपका प्रीलिम्स में ही पूछा गया है, ठीक है। तो टीआरई में बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है यहाँ से प्रश्न, तो इसको आप बिल्कुल आपको देख के अपना समय बेकार नहीं करना है। अगर आपको ज्ञान के लिए पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ें, लेकिन समय अभी एग्ज़ाम का है तो पहले आपको एग्ज़ाम की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए बोधिसत्व पद्म पानी बताना है, इसकी पेंटिंग स्थित है कहाँ पर,
बोधिसत्व पद में पानी की पेंटिंग कहाँ पे स्थित है, ये प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। और बाग में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में बताएंगे। यहाँ पे 4th नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अजंता में यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में क्या बताया गया है, तो बोधिसत्व पद में पानी की पेंटिंग अजंता की गुफा में स्थित है। संस्कृत में पद में पानी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। और बादामी गुफा क्या है, तो बादामी गुफा मंदिर कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले के एक शहर बादामी में स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। ठीक है, और एलोरा गुफा में क्या है, तो एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है और 600 से 1000 ईस्वी की ये कलाकृतियाँ हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये भी आपका प्रीलिम्स में ही पूछा गया है। तो आप देखिए मैं ये क्यों लेके आई हूँ आपके लिए, हो सकता है अगर पूछा जाए तो यहाँ से देखने को प्रश्न आपका मिल सकता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम सेट करता है तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर ही उठा के लेके आता है, क्योंकि उसको भी एक बेस चाहिए कहाँ से वो प्रश्न बनाए, किस प्रकार का आपका सिलेबस है, क्या पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर आपका बनेगा तो इस प्रकार से ही बनेगा, बहुत ज़्यादा आपका डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि कुछ किस प्रकार के प्रश्न आपके बन रहे हैं, अगर बन भी रहे हैं, बीपीएससी ने अगर पूछा भी है तो प्रीलिम्स में पूछा है, आप ये ध्यान रखें। तो अगर 10 से 11 क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में पूछा गया है इतने ज़्यादा एग्जाम में, तो ये आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत से प्रश्न बहुत कम बीपीएससी पूछता है। प्राचीन देखिए, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कौन सा संप्रदाय से संबंधित है ये बताना है। तो आजीविक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म या फिर शैव संप्रदाय। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था और ये वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई, तो इसके बारे में आपका दिया गया है। चलिए आगे हम देखिए, 16 महाजनपद से एक प्रश्न आपका पूछा गया है। 16 महाजनपद से देखिए ये आपका टीआरई में पूछा गया है। अब आपको ये देखना है कि 6th नंबर से यहाँ पे आपका टीआरई में प्रश्न कुछ देखने को मिला है, वो भी 1 to 5, यहाँ पे ये 6 to 8 में आपका ये देखने को मिला था। ठीक है, 6 to 8 में ये आपका प्रश्न देखने को मिला था जनरल पेपर में। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। तो ये प्रश्न आपने ज़रूर किया होगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको याद आ रहा होगा। ये प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 2 में आपका 6 to 8 में पूछा गया था। मगध एवं अंग का मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में आता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 ऑप्शन आपका दिया गया था। ये आप देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं दिया जाता है तो वहाँ पे नहीं दिया था। अब यहाँ देखिए, जिस प्रकार से आपका एग्जाम में प्रश्न आया है सेम वैसा ही प्रश्न आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, 5 ऑप्शन वाला जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स टीआरई में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, मध्य गंगा, मिडिल गंगा वैली जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य गंगा का मैदानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। मध्य गंगा का ध्यान रखेंगे, इसकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर तक है। और मगध और अंग जो है ये बिहार का पार्ट है, इसीलिए आपका मध्य गंगा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये मध्य गंगा आपका कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न आपका मौर्य और मौर्योत्तर काल से आया है। ठीक है, एक प्रश्न आपका ये मौर्योत्तर काल से आया है। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। सेम प्रश्न आपका है, 5 ऑप्शन वाला, आप देख सकते हैं। और ये बीपीएससी स्कूल टीचर में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर 2 शिफ्ट नंबर 2 में। ठीक है, और क्या है इसमें, नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तक्षशिला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तक्षशिला में, याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बारे में ये थोड़ा आप जान लीजिए कि कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक के सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था। तो ये हो जाएगा आपका पूरा यहाँ पे। ठीक है, इससे संबंधित जो फैक्ट था। अब देखिए, गुप्त काल से एक क्वेश्चन आपका आया है। देखिए अब बहुत कम पूछा गया, आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कहीं आपका
एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये देखिए आपका प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है, ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मशीनरी भेजा था। ये प्रश्न आपका पूछा गया है और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका यहाँ पे देख लेते हैं, देख सकते हैं कितना चुनिंदा प्रश्न पूछा गया है, वो भी एक टॉपिक से एक प्रश्न आपका किसी तरह से देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका के शासक मेघवर्मन जो थे, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मशीनरी इन्होंने भेजा था। अब देखिए विविध से आपका एक प्रश्न है जो कि पुस्तक से पूछा गया है, तो पुस्तक से आपका प्रश्न पूछा सकता है। यहाँ पे देखिए राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक है नीतिसार। नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कामंदक, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समय से जुड़ जाइएगा और एक भी दिन अभी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। जितने दिन आपका एग्ज़ाम है, बहुत कम समय बचा है, तो आपको बहुत ही ध्यान देना है। और मैं आपको बोलना तो भूल ही गई, खैर आप खुद ही कर देते हैं, पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नए हैं चैनल पर तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए, भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे वीडियोज़ समय पर मिल पाएंगे। अब देखिए इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामंदक थे। और कामंदक जो ये पुस्तक लिखे, ये किस पर आधारित था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित था। इनमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया है। और ये पुस्तक किस काल में लिखी गई है, तो गुप्त काल में लिखी गई है। इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है आपका प्रीलिम्स में, और ये आपका किससे सुमेलित होगा यहाँ पे ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, चरक किससे संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है चरक, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त की अगर हम बात करें तो ये गणित से संबंधित हैं। वराह मिहिर की बात करें तो ये ज्योतिष से संबंधित है। और विशाख दत्त जो है ये नाटककार से संबंधित है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से आप इसको इसी प्रकार से नोट कर सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगी, या तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, अगर आपका समय बहुत कम है वैसे तो वीडियो को आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से रट जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 बार आप 1-2 दिन के गैपिंग में रिवीजन कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार बताना है, ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये आपका टीचिंग स्कूल मतलब स्कूल टीचर के लिए पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई आपका पूछा गया है 2023 में पेपर 2 शिफ्ट 2 में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से गंगा कृष्णा नदी के मध्य में है। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ कहाँ पे आपका क्षेत्र विस्तार है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी, या फिर सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र जो है ये विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी और कावेरी नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। इसमें सतपुड़ा और नीलगिरी पर्वत श्रेणी का भी कुछ क्षेत्र शामिल है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही थे। चलिए यहाँ पे आपका पूरा प्राचीन भारत खत्म हो गया। बस इतना ही प्रश्न आपका प्राचीन भारत से पूछा गया है, जिसमें से आपने देखा कुछ 4-5 क्वेश्चन ही आपके जो है पूछे गए हैं पूरा टीआरई 1, 2 और बीपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मध्यकाल से है। देखिए मध्यकाल में तो और भी कम प्रश्न आपके पूछे गए हैं और उसमें भी आपके ज़्यादातर प्रीलिम से ही पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं आपको मना करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नौरोज उत्सव जो है वो फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश, इसी ऑप्शन में से आपको राइट बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे बलबन आपको राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो बलबन सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो बलबन जो था वो पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए भी जाना जाता है और उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पाबोस को भी शुरू किया था, ठीक है। चलिए तुगलक वंश से आपका एक प्रश्न है, ये आपका जो है
बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश से थे? तो कौन सा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मोरक्को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इब्न बतूता कब आया था, कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार से कुछ यात्री जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। यह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष 1313 ईस्वी में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि जज नियुक्त किया था। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब देखिए, विविध से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कुछ मिसलिनियस जो होते हैं ना मध्यकालीन प्रश्न, तो वहाँ पे देखिए आपका प्रीलिम से क्वेश्चन आया है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और चेरो वंश है, राजवंश या फिर ओइनिवार है, कर्नाट है या फिर पिथिपति है? तो यहाँ पे आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कर्नाट राजवंश जो है यहाँ पे बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अरे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी विधि 1206 से 1526 ईस्वी बताई है। किसने? राम प्रकाश शर्मा ने। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश और सिमराव वंश जो है इसका शासन था। अब देखिए, कुछ आपका 15वीं 16वीं शताब्दी से प्रश्न पूछा गया है, ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई में प्रश्न आपका कितना कम यहाँ से पूछा जा रहा है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी रखनी है, ठीक है। फालतू का आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना भी अपने आप को मत डुबा लीजिए कि फिर वहाँ से आप निकल ही ना पाएँ। तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं, एनालिसिस करके बता रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से प्रश्न आपका किस टॉपिक से कितना पूछा गया है। और यही मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो 100 से भी ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे गए, हर एक टॉपिक से प्रश्न देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देखिए पूरा बीपीएससी टीचर वाला और पूरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन सब मिला दें तो भी 10 क्वेश्चन मुश्किल से भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने धर्म भक्ति को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये क्वेश्चन आपका जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो भी अच्छे से बता पाएंगे, जो साहित्य पढ़ते हैं। और ऐसे नॉर्मली भी आपका 15वीं 6वीं 16वीं शताब्दी में जो है बताना है धार्मिक आंदोलन के हिसाब से कौन जगह आपका बिल्कुल उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या पश्चिम भारत? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर भारत। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को यहाँ पे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुगल साम्राज्य से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है 2023 में, ठीक है। तो फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये यहाँ पे फिर से आपका क्वेश्चन जो है बुक से पूछा गया है, पुस्तक से प्रश्न आया है। और ईश्वरदास नागर जो है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फुतुहात ए आलमगिरी जो बुक है ये आपका ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल की ये महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई पुस्तक है 1698 से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका मुगल शासन से ही, ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता है? कालीकट, सूरत, कैम्बे या फिर ब्रोच? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूरत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बाबर से संबंधित प्रश्न है और ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया। आप देखिए यहाँ पे टीआरई से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है मिडिल से, ठीक है। भारत में बाबर का आगमन जो होता है वह उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ
यहाँ पे बताना है कि भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या क्या चीज़ें शुरू हुई थी। क्वेश्चन आपका बेसिकली यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको यही बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन इसी से शुरू हुआ है, तो ये आपका कहना गलत होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंदब का परिचय इन्होंने ही कराया, तो ये भी गलत है। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, तो ये आपका सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत जो है वो बाबर से मानी जाती है, इसी की वजह से तो इसने युद्ध को जीता था। तो यहाँ पे 3 और 4 सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद तुर्कों द्वारा मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद प्रचलन में आया था, वास्तुकला अगर पूछा जाए, ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के लिए भारत पर 4 आरंभिक आक्रमण किए। तो वो आपको बहुत ही सिंपल सा है, याद कराया जाता है बहुत ज़्यादा, जो है खाया पिया मर गया, इस तरह से खानवा का युद्ध। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा राज्य और संघ से प्रश्न आपका पूछा गया है। ये भी आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है यहाँ पे कौन से प्रशासन में देखने को मिलता है? अष्टप्रधान। गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा या फिर विजयनगर प्रशासन में? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो इस सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मराठा प्रशासन में आपका अष्टप्रधान है। कौन कौन सा है ये आप थोड़ा डिटेल में थोड़ा जान लीजिए, अगर प्रश्न पूछा गया तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आपने देखा बीपीएससी टीआरई 1-2 में आपका बिल्कुल भी यहाँ से प्रश्न देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे देखिए मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता है। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने कभी किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया था। और यहाँ पे आप देखिए शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री कौन कौन थे। जैसे पेशवा होता था, पेशवा अर्थात मुख्य प्रधान, जो राजा का प्रधानमंत्री होगा। अमात्य किसे कहते थे? जो पंत या मजमुआदार होते हैं, यानी कि वित्त या राजस्व मंत्री अमात्य को कहते थे, ठीक है। वाकिया नवीस ये मंत्री है जो वर्तमान गृह मंत्री के पद पर होता था। सुमंत किसे कहते थे? विदेश मंत्री को, जो कहीं भी जा कर के जो भी सूचना यहाँ वहाँ दिया करते थे। विदेश मंत्री जो नए नए राज्य के राजाओं से मिल कर के सारी जो वहाँ की टर्म कंडीशन है उसके बारे में बताते थे, सुमंत कहते थे उन्हें, ठीक है। सचिव जो सुरूनवीस या चिटनीस भी कहते हैं, सचिव ये राजकीय पत्र व्यवहार का कारोबार इनको सौंपा गया। सेनापति सरेनोब और न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश होते थे, ये तो पता ही है। पंडित राव किसे कहते थे? धार्मिक कार्य जो किया करते थे उनको पंडित राव या फिर सद्र कहा जाता था। तो ये था कुल शिवाजी का अष्ट प्रधान मंत्री परिषद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका खत्म हो गया, 8 ही क्वेश्चन थे जो कि सारे आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुरू होता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। एक एक टॉपिक से मैं आपको ऑलरेडी करवाई हूँ, बता भी दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से आपका क्वेश्चन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए बढ़िया से, और आपका जो है आधुनिक भारत का वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी याद से, इसका प्लेलिस्ट आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए आपका प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय, यानी बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए। सारी हस्ताक्षर सारी संधि मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई है एक एक टॉपिक पे, तो आप स्टार्टिंग से अगर देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बक्सर की संधि के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि या सालबाई की संधि? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलाहाबाद संधि, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे कि बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी 1965 में।
ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। तो ये सारी बातें आपको उसके अंदर मिल जाएगी, एक एक कहानी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर देखिएगा, बहुत आपको उसमें हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछा गया है, आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है, वहाँ से भी आपके प्रश्न जो है प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, टीआरई में नहीं पूछे गए हैं। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ से शुरू होता है, तो जो आपका 1857 की क्रांति है ना, वहाँ से आपका शुरू होता है। और पूरा आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन और पूरा जो आपका संविधान सभा जो बनता है उसकी बैठक, वहाँ तक प्रश्न आपका पूछा जाता है। और एक एक टॉपिक पे आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में जो आगमन होता है उससे संबंधित प्रश्न है आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। ये भी आपका डच इंडिया कंपनी जो है ये किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित करती है, और यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1632 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए डच इंडिया कंपनी वर्ष 1932 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे, ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पुर्तगाली जो है वो पहले यूरोपीय थे जिन्होंने प्रवेश किया था भारत में। और पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार किया करते थे। आगे नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, तो ये आपका देखिए बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से शुरू हो गया है आपका, ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करती हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज़ आपको करवाई गई है, ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था, बताएंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा। रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना, तो ये तो आपका नहीं था। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, ये भी नहीं होगा। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, तो बिल्कुल विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने, भूमि को उन्नत करने के लिए जो है यहाँ पे ये मुख्य कारण था, और जो है निर्वनीकरण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ से जो है ना आपका बहुत ज़्यादा टीआरई में पूछा गया है 1857 की क्रांति। देखिए ये भी आपका टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है, 15 तारीख का क्वेश्चन है ये, पेपर 4 देख लीजिए क्या पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। बहुत ही अच्छे से आप इसका क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, एक एक ये बहुत बार रिपीट किया था मैंने ताकि आपको याद हो जाए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 नवंबर 1858 ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर 1858। 57 का जो विद्रोह होता है उसी के बाद जो है रानी विक्टोरिया ये उद्घोषणा जारी करती हैं कि सारा जो राज कारोबार है वो अब रानी के हाथ में होगा। तो यहाँ पे 1 नवंबर 1858 बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें बातें ये भी आप देख लीजिए, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी बताती चल रही हूँ ताकि आपको कुछ भी समझ में ऐसा ना हो कि ना आए। ठीक है, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार, ये भी याद रखेंगे कहाँ पे आयोजित हुआ था, इलाहाबाद में। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, किसने पढ़ा, लॉर्ड कैनिंग ने। ये सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, पहला तो डेट याद रख लीजिए, उसके बाद कहाँ आयोजित हुआ, इलाहाबाद में, और किसने पढ़ा था उद्घोषणा, ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने, जो उस समय वहाँ का गवर्नर था। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का
साधन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना भी की गई थी और ये 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियुक्त किया गया था इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी किसने? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में यहाँ पे सहायता दी थी? ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। डेट भी दिया हुआ है, शिफ्ट भी दिया हुआ है आपको। अफगान, ईरानी, मुगल या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? अफगान हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, उनको पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब जो है वो 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने के लिए पहुंच गया था। तो ये थी इसके पीछे की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 1 से 2 बार पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन आपका टीआरई में ही। ठीक है, 1 में भी पूछा गया, 2 में भी पूछा गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जब 1857 की क्रांति वाला मेरा क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, तो हर एक प्रकार का इससे संबंधित प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए विद्रोह में ये जो प्रश्न है आपका कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया, तो ये कौन है? वीडी सावरकर। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वीडी सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है इन्होंने अपनी पुस्तक जो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इन्होंने ये चीज़ें लिखी थी, पहली बार अभिव्यक्त किया था। औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। और ये पुस्तक अगर पूछा जाए किसका है तो ये भी याद रखेंगे, वीडी सावरकर का ये बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए 1857 से कितना क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, कि विद्रोह का कारण, जो विफलता का कारण क्या था? 1857 के विद्रोह की विफलता का कारण क्या था? बहुत ही सही से इसका आंसर आप दे पा रहे होंगे, अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता। क्या इसमें अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता ज़्यादा थी, वो श्रेष्ठ थे ज़्यादा, इस वजह से विफल हो गए, बताना है यहाँ पे। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तो हमसे ज़्यादा उन्नत थे वो, उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार थे, जो है बेस्ट क्वालिटी था उनके पास, सब कुछ था। तो सैन्य जो है वहाँ पे मतलब सैनिक जो है वहाँ पे ज़्यादा श्रेष्ठ थे। और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर कोई प्लान नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई विचारधारा नहीं था, इसके पीछे कोई जो है कोई नेता नहीं था। हर कोई बस यहाँ पे जो है युद्ध करने के लिए तत्पर था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह करना चाहता था। तो कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, इस वजह से जो है विद्रोह जो है विफल रह गया। ये आपका बिल्कुल सही है। समाज के सभी वर्गों में समर्थन का अभाव था, बिल्कुल। जब 1857 मैंने आपको पढ़ाया था तो ये बहुत अच्छे से समझाया था कि इसमें किन्होंने समर्थन नहीं किया था। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1857 के विद्रोह में किसने समर्थन नहीं किया था, किसके समर्थन के अभाव में ये भी एक कारण माना जा सकता है कि 1857 का विद्रोह में विफल होना आपका ये भी एक कारण है। तो सारे ही सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुख्य कारण है साधनों का अभाव था, क्रांति का देशव्यापी प्रसार ना होना, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चल पाया, आपसी फूट खुद जो है फूट करो राजनीति यहाँ पे बहुत चल रहा था। राजा एक दूसरे के ऊपर ही जो है आपस में टूट पड़ रहे थे, भाई भाई में टूट पड़ गया था। ठीक है, फूट पड़ गया था। सैन्य की श्रेष्ठता तो थी ही अंग्रेजों के पास, कोई विचारधारा नहीं था। ये सभी कारण हो जाएगा। तो ये सभी कारण को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका
फिर से आपका 1857 से क्वेश्चन देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिला है, और आगे भी मिलेगा क्योंकि 1 में भी मिला, 2 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, 3 में भी आया था, और फिर आपका जो आपका री एग्ज़ाम हो रहा है इसमें भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको सारा चैप्टर को कंप्लीट देखना है क्योंकि कहीं से भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब यहाँ देखिए 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है। देखिए फिर से ये रिपीट हो गया बीपीएससी टीआरई में। अभी बताया था आपको कि एक से ज़्यादा बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर जो थे 1857 के विद्रोह को इन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम माना था। ठीक है, बस यही बात इसमें कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये प्रश्न भी आपका देखिए बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये किसने कहा था, ह्यूरोज ने कहा था। ह्यूरोज जो है इसी के विरुद्ध झांसी की रानी लड़ रही थी, और जब ये रानी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं तो इनको श्रद्धांजलि देते हुए ये सैन्य अधिकारी जो है ह्यूरोज जनरल, इसने कहा था कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये डेट और ये समय आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पहले तो ये आपका ह्यूरोज जो है हो जाएगा, झांसी की रानी को यह कहते हुए इन्होंने श्रद्धांजलि दी थी 17 जून 1858, ये याद रखेंगे। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, ग्वालियर याद रखेंगे, ये भी आपको याद रखना है। झांसी लगा देंगे अगर नहीं पता होगा तो ये बात याद रखिए, ग्वालियर में इनकी मृत्यु होती है 17 जून 1858 में। ठीक है, अब देखिए जन आंदोलन से प्रश्न आपका बहुत पूछा गया है, तो बहुत डिटेल में आपको सारा क्वेश्चन मैंने कराया है इससे, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है इसमें, ये कहाँ से पूछा गया है ये देख लेते हैं। देखिए आपका टीआरई में ही पूछा गया है, 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका सन्यासी जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सन्यासी में आपका सन्यासी जो उपन्यास है इसी में आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना किसने की है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, और ये जो है विधा कौन सी है, तो उपन्यास है, ये भी याद रखेंगे। आनंद मठ जो उपन्यास है इनका उसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित ये पूरी कहानी है, ये पूरा उपन्यास है, और यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। देखिए संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, अब यहाँ पे आपको डेट पता होगा तभी आप इसको कर सकते हैं। ताना भगत विद्रोह आंदोलन, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इसको आप सीधा यहीं पे देखिए क्योंकि सबसे पहला कौन सा था आपका, संथाल विद्रोह जो है वो सबसे पहले हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। सबका डेट याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, तो ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो घटना होती है संथाल विद्रोह में होती है 30 जून 1855 में, ये डेट आपको याद रखना है। 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, आगे हम देखेंगे। बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है वो 1899-1900 के बीच में हुआ था, और यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, जो बिरसा मुंडा से संबंधित है। और संथाल विद्रोह किससे संबंधित है, सिद्धू कान्हू से संबंधित है। ठीक है, और ताना भगत आंदोलन जो है ये 1914 से 1920, ठीक है, ये 1900 के बाद का बात है। ठीक है, 1914 से 1920 के टाइम पे झारखंड में छोटा नागपुर में ही हुआ था, और इसके नेता कौन थे, जतरा उराव, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीनों का नेता याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। संथाल विद्रोह 30 जून 1855, सिद्धू कान्हू इसके नेता थे। बिरसा मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा इसके नेता थे, और 1899 से 1900 के बीच में हुआ था।
और उल गुलान भी इसे कहते हैं इस आंदोलन को। और ताना भगत आंदोलन जो है ये 1914 से 1920 के बीच में हुआ था। जतरा उराव इसके नेता थे। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ताना भगत आंदोलन से संबंधित फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपका TRE 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? दलित मूवमेंट से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। तो ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? दलित आंदोलन, आदिवासी या किसान आंदोलन? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ट्राइबल यानी कि आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये झारखंड में छोटा नागपुर पठार में जतरा उराव नाम से अभी हमने देखा उराव ताना भगत आंदोलन में जाने जाते हैं, और जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा इनका जो है ये आंदोलन किया गया था 1914 से 1919। ये डेट भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह किया गया? अभी अभी हमने इसको देखा है, बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप कर देंगे। ये भी आपका BPSC TRE 2.0 में पूछा गया है। ठीक है, 19 दिसंबर का प्रश्न है ये आपका। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल ये नहीं होगा, SN सिन्हा ये भी नहीं होगा, सहजानंद सरस्वती ये भी नहीं होगा। तो संथाल विद्रोह जो है वो किसके इसके कौन थे? सिद्धो कान्हो। ठीक है, सिद्धो और कान्हो, सिद्धो कान्हो थे। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं, यानी कि ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ई ऑप्शन देने के लिए भाई चाहिए आपको जिगर, मतलब हिम्मत चाहिए ई ऑप्शन लगाने के लिए। और ई ऑप्शन आप कब लगा सकते हैं? जब आपको सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से याद हो। सिद्धो कान्हो ही तो था संथाल विद्रोह, कोई और आ जाएगा तो हम कैसे लगा सकते हैं? टिक नहीं लगा सकते हैं। सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह। डेट आपको बार बार याद कराया जा रहा है। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार जो अब झारखंड में है, राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका BPSC TRE 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? बताएंगे। लंबी दाढ़ी रखने पर क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसके कारण जो है विद्रोह छिड़ गया था कि हम लंबी दाढ़ी रखेंगे तो कर क्यों दे भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा, तो वहाबी आंदोलन जो है, सी ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाबी आंदोलन किससे संबंधित है? लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित नेता कौन है? सैयद अहमद। ठीक है, और इसका डेट भी याद रखेंगे, 1831 में हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 तक देखेंगे हम आज। भारत में शिक्षा का विकास, यहाँ से देखिए प्रश्न पूछा गया। ये भी आपका BPSC TRE 2.0 में प्रश्न आया है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? प्रश्न है आपका 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की कलकत्ता में? हेनरी विलियम डेरोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है डेविड हेयर। ठीक है, डेविड हेयर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके इन्होंने किया था। ठीक है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर ने की थी। और ऑप्शन में आपका राजा राम मोहन रॉय नहीं था, डेविड हेयर ही था। अगर दोनों होगा तो दोनों को आप आंसर टिक करेंगे, यानी कि डी ऑप्शन टिक करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। समझ में आया? तो दोनों नाम याद रखेंगे, राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में के रूप में भी जाना जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए वुड डिस्पैच से क्वेश्चन है आपका। अच्छा, वुड के ये आपका प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। देखिए BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 1854 के प्रेषण के संदर्भ में कौन सा प्रश्न आपका सही है, कथन सही है? इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। तो क्या की थी इन्होंने, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल की थी। इसने महिला शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। बिल्कुल, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं भारतीय शिक्षा का। और इसने महिला शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जो है जोर दिया था। 1, 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। वुड के 1854 के प्रेषण के संदर्भ में
सिफारिश कौन कौन सी थी? तो इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं के बनाए रखने का सुझाव दिया गया था। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना, ये भी सुझाव दिया गया था। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तकनीकी विद्यालयों और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश भी की। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है वे पत्र समाचार पुस्तक से प्रश्न है और बहुत ज़्यादा आपका बुक से प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। द व्हील ऑफ हिस्ट्री बताएंगे, द व्हील ऑफ हिस्ट्री बुक किसके नाम की है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किसका है, ये आपको बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राम मनोहर लोहिया का ये बुक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राम मनोहर लोहिया का ये बुक है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। याद रखेंगे, बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। और देखिए गीता रहस्य भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक का है और प्रिजन डायरी 1975 ये जयप्रकाश नारायण का है। पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूछा नहीं गया है तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। जयप्रकाश नारायण की बुक का नाम है प्रिजन डायरी 1975। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पत्रिका से पूछा गया है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? जमींदार नहीं होगा, कामरेड भी नहीं होगा, अल हिलाल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अल हिलाल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी। अबुल कलाम की बुक का नाम है अल हिलाल। कामरेड किसका है? तो मोहम्मद अली जौहर। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो हमेशा ही जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन प्रीवियस से क्वेश्चन को ही लेके पूछा जाता है। इस बार कुछ और, तो उसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिए, कॉमरेड दिया है, हो सकता है कॉमरेड से प्रश्न पूछा जाए। तो मोहम्मद अली जौहर यहाँ पे राइट ऑप्शन है इसका। जमींदार किसका है? जफ़र अली खान का है। और बंगाल गजट किसका है? गंगाधर भट्टाचार्य का है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये प्रश्न भी आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन, यहाँ पे बताएंगे द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन डेट भी आपको याद रखना है। प्रश्न देखिए इस प्रकार से भी पूछा जा रहा है, द इंडियन नेशन जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1931 में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1931 में। ठीक है, और पटना से किया गया था इसका प्रकाशन, राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। हु रोड द प्ले नील दर्पण डिस्क्राइबिंग द फ्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, यानी बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करने के लिए नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? ये बताना है आपको। महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है दीनबंधु मित्र। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने तीनों हिस्ट्री देखा अभी, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो हमने देखा हमने क्या इसमें एनालिसिस किया, वो ये था कि आपका प्राचीन भारत से 11 प्रश्न था, जिसमें से ज़्यादा प्रश्न आपका बीपीएससी प्रीलिम से ही पूछा गया था। मध्यकालीन में आपका 8 क्वेश्चन था, जिसमें सारे के सारे आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के ही पूछे गए थे। तो यहाँ से आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन होते हैं 1-2 आप लगा लीजिएगा मॉक टेस्ट के रूप में। अगर पूछ लिया गया तो वहाँ से पूछ लिया जाएगा जो इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी जो है सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप अगर एक से ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए रामबाण है। पहले तो प्रीवियस एक क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ इसको आपको रिपीटेड करना है, एक बार से आपको याद नहीं होगा। तो रिपीटेड कर लेते हैं कम से कम 2 बार, ये कम से कम है 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी बार भी कर सकते हैं, पर 2 बार ज़रूर करना है आपको। और ये जो है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रीवियस एक क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको करने से आपको बहुत बेस मिलेगा, बहुत आपको एनर्जी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरफ चल रही है। तो सिलेक्टिव चीज़ें पढ़िए, ऐसे पढ़िए ताकि आपको
वहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें घुसा लेंगे अगर दिमाग में तो वो भी आपको दिक्कत करेगा, वहाँ पे जाके आप भूल जाएंगे। इसीलिए जितना भी पढ़िए उसको रिपीटेड पढ़िए, बार बार पढ़िए, ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल कंठस्थ रखें, आपको याद रहे और आप आंसर, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा दें, ठीक है। तो ऐसी होनी चाहिए तैयारी। तो पूरे जो अभी आपके पास जो समय बचे हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 15 से 20 दिन की समय है आपके पास। तो ये 20 दिन जो है आप अच्छे से अगर यहाँ पे देते हैं तो डेफिनेटली आप सारे एग्ज़ाम को सिलेक्शन आपके पास आप लेके जा सकते हैं। 4.0 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अपना आप अगर पदोन्नति करा सकते हैं, पीजीटी या टीजीटी में जाना चाहते हैं, पीजीटी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 4.0 के एग्ज़ाम के साथ फिर से जुड़ेंगे। हम फिर से सारी चीज़ें बेहतर तरीके से देखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये जो है आपका, ये आपको प्रॉपर बुक में सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसको लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका मैंने आपको थ्योरी करवाया है, ठीक है। इसका थ्योरी पार्ट आप ज़रूर कर लें, ज़्यादा नहीं है, 12 ही मात्र इसमें आपका जो वीडियो है, मात्र 12 वीडियो है। पर इसको अगर आप बार बार देख लेते हैं ना, कम से कम 2 से 3 बार, तो कहानी की तरह आपको सभी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का थ्योरी क्लास भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये दोनों आप देख लेना, मॉडर्न हिस्ट्री जो टॉपिक वाइज चल रहा है, और उसका ये थ्योरी क्लास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थ्योरी क्लास, ये दोनों देख लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा आपका। और हिस्ट्री से आने वाले 8 प्रश्न आपके जो होंगे वो आपके अपने होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। और बाकी के लिए भी मैं आपको करवा ही रही हूँ। ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद साइंस के भी कुछ आपके बचे हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको ये 20 दिन में कंप्लीट करा दूंगी। तो बस मिलते रहिएगा समय पे, यहाँ पे मेरे साथ जुड़ते रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पसंद आया हो यहाँ तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये पहुँच सके। मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।